दोस्तों, अगर आप एसआईपी करते हैं या फिर एचडीएफसी मिड कैप फंड में इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि बहुत से लोग इसको बोलते हैं कि ये बेस्ट मिड कैप फंड है। लेकिन क्या ऐसा सच में है या लोग सिर्फ पुराने रिटर्न यानी कि पहले रिटर्न को देखकर ही इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं? मैंने इस फंड का कंप्लीट एनालिसिस किया है, रिटर्न, रिस्क, पोर्टफोलियो, फंड मैनेजर्स और कुछ हिडन पॉइंट्स भी, जो कि बहुत कम यूट्यूबर्स बताते हैं। वीडियो के एंड तक आप खुद ही डिसाइड कर पाओगे कि एचडीएफसी मिड कैप फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। सबसे पहले बात करते हैं इसके बेसिक्स की। तो बेसिक्स की अगर बात करें तो ये एचडीएफसी मिड कैप फंड पहले जो जाना जाता था वो एचडीएफसी मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड के नाम से ये जाना जाता था। ठीक है, और बात करें इसके लॉन्च डेट की, 2007 में ये फंड जो है लॉन्च हुआ था। एओएम की बात करें 97,350 CR यानी कि 97,350 करोड़ के आसपास इसका एओएम हो चुका है, जो कि ट्रस्ट के हिसाब से अगर इतना बड़ा एओएम है, एओएम का इतना बड़ा साइज है, तो इन्वेस्टर्स का जो ट्रस्ट है वो काफी ज्यादा इसमें हाई होता है। ठीक है, एक्सपेंस रेशो की बात करें 0.75% का इसमें एक्सपेंस रेशो है, जो कि काफी सेटिस्फैक्टरी जो है वो रहता है। एग्जिट लोड की बात करें 1% इसमें भी रहने वाला है अगर आप 1 साल के अंदर अंदर इसमें विड्रॉ करते हैं। बेंचमार्क की बात करें निफ्टी मिड कैप 150 TRI को ये फॉलो कर रहा है। अब इस नंबर्स के बेसिस पर आपको इन्वेस्ट बिल्कुल नहीं करना चाहिए। बहुत लोग होते हैं कि भाई एयूएम इसका काफी हाई है तो इन्वेस्ट कर देते हैं, तो ये नंबर सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए है, इसके बेसिस पर बिल्कुल भी इन्वेस्ट ना करें। ठीक है, और यहाँ तक कि मैं ये भी बोलूंगा कि इस फंड में भी आप जो है बिना सलाह के, बिना फाइनेंशियल एडवाइजर के इसमें इन्वेस्ट ना करें। चलिए अब देखते हैं इसकी असली परफॉर्मेंस। अब जो नंबर्स आप देखने वाले हैं वही डिसाइड करेंगे कि ये फंड एक्सेप्शनल है या फिर एवरेज। दोस्तों, अगर किसी इन्वेस्टर ने मंथली एसआईपी 5,000 की 10 साल तक की होती इस फंड में और टोटल इन्वेस्टमेंट उसकी हो जाती 6 लाख के आसपास 10 सालों में, ठीक है, तो एचडीएफसी का जो फंड है मिड कैप, इसने अगर इन्वेस्ट किया होता तो 17,29,000 के आसपास उसकी वैल्यू हो जाती। वहीं अगर इसकी कैटेगरी एवरेज की बात करें तो 15 लाख के आसपास इसके कैटेगरी एवरेज का भी वैल्यू हो जाती। वहीं बात करते हैं लमसम की, अगर 1 लाख आपने इसमें लमसम किया होता 10 साल के लिए तो वो उसकी वैल्यू जो है मिड कैप फंड में 6,23,000 हो जाती। वहीं इसकी कैटेगरी एवरेज ने भी अगर आप रिटर्न देखें तो 5 लाख के आसपास रिटर्न बना है। लेकिन सिर्फ रिटर्न देखकर इसमें इन्वेस्ट करना इन्वेस्टर की सबसे बड़ी गलती होती है। अब जो हम बात करने वाले हैं वो करने वाले हैं कंसिस्टेंसी की, क्योंकि एक बार अच्छा रिटर्न देना अलग बात है और मार्केट की हर साइकिल में वो आउट परफॉर्म करना बहुत मुश्किल है। तो इसलिए चलिए हम देखते हैं इसका रोलिंग रिटर्न। ये इसका रोलिंग रिटर्न है। रोलिंग रिटर्न अगर सबसे पहले अगर मैं इसका रोलिंग रिटर्न का आपको मतलब समझाऊं, यानी कि कोई भी आप एक ईयर्स ले सकते हैं, 3 साल, 5 साल, 7 साल, ठीक है। अब कोई भी ईयर्स अगर आप लेंगे, अगर हम जब ये फंड स्टार्ट हुआ था तब अगर हम चलते हैं तो 2007 से 2010, ठीक है, आप देख सकते हैं 2008 से 2011, 2009 से 2013, और अगर रिसेंट की हम बात करें 2020 से 2023, 2021 से 24, 2022 से 25, ठीक है, यानी कि रोलिंग रिटर्न। तो ये इसका जो है टर्म का मतलब है। तो आइए देखते हैं इसका। अगर 10 सालों की हम बात करते सीधे तो 21% जो है इसके फंड ने, एचडीएफसी फंड ने 21.13 का रिटर्न दिया है। वहीं कैटेगरी एवरेज की बात करें तो 17.05 का यहाँ पे रिटर्न दिया है। वहीं बात करें 3 सालों का, 3 सालों में 23% दिया है, कैटेगरी एवरेज ने 20 सालों का दिया है। वहीं आप और भी आप चेकआउट कर सकते हैं, यहाँ पे मैंने कुछ और सालों का यहाँ पे दिया हुआ है रोलिंग रिटर्न, वो भी आप स्क्रीन को पोज करके या फिर स्क्रीनशॉट लेकर के आप इसको देख सकते हैं। लेकिन हाई रिटर्न के साथ साथ रिस्क भी काफी हाई होता है, तो देखते हैं कि इस फंड में भी क्या ऐसा ही है। तो चलिए अब आते हैं इसके रिस्क पर, क्योंकि रिटर्न, सिर्फ रिटर्न देखना कभी इनफ नहीं होता है। ठीक है, इसके रिस्क मैट्रिक्स की रिटर्न आपने ऑलरेडी देख ही लिए हैं। 5 सालों के रिटर्न ये मैंने लिए हैं। कैटेगरी एवरेज ने 16.98 दिया है। वहीं एचडीएफसी की बात करें तो 20.88% का इसने रिटर्न दिया है। ठीक है, शार्प रेशो की अगर बात करें 0.72 कैटेगरी एवरेज का शार्प रेशो है, 0.99 जो है वो एचडीएफसी फंड का शार्प रेशो है। अब शार्प रेशो की अगर बात करें, आपको अगर इस टर्म के बारे में नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं कि जितना भी ये 1 या फिर उससे अगर हाई होगा तो वो हमारा शार्प रेशो जो है वो अच्छा माना जाता है, क्योंकि ये दर्शाता है कि जितना भी हमारे फंड ने रिस्क लिया है क्या उसके हिसाब से उसने रिटर्न जनरेट करके दिया है। ठीक है, अगर ये 1% से अगर ये हमारा कम होता है तो फिर वो अच्छा नहीं होता है। 1% से ऊपर का हमेशा शार्प रेशो अच्छा माना जाता है। ठीक है, वहीं अगर हम बात करें बीटा रेशो की, तो बीटा रेशो की बात करें तो कैटेगरी एवरेज का 0.93 है और इस फंड का 0.85।
बात करें इसके टर्म की बीटा रेशो को, मैं बता दूं कि बीटा रेशो हमेशा 1 से अगर नीचे रहता है तो वो काफी अच्छा माना जाता है, क्योंकि अब ये क्या दर्शाता है कि इसके जो पीयर्स फंड्स हैं, ठीक है, पीयर्स फंड जो इसके जो मिड कैप कैटेगरी के जो फंड्स हैं, जब भी मार्केट करेक्ट करता है या फिर जब भी मार्केट क्रैश करता है वो डाउन होते हैं। सपोज 10% अगर डाउन होते हैं और किसी का, इसको ही ले लेते हैं कि इसका जो है 0.85 है, अगर 10% मार्केट जो है करेक्ट करता है तो ये जो है 8.5% ही करेक्ट होगा, यानी कि जब भी मार्केट करेक्ट होगा ये उससे कम करेक्ट होगा। ठीक है, ये बेसिकली इसका मतलब होता है। चलिए अब देखते हैं कि ये फंड अपना पैसा जो है वो इन्वेस्ट करता कहाँ है। सबसे पहले देखते हैं कि इक्विटी में 92.48% ये जो है इन्वेस्ट करता है, वहीं इक्विटी में भी लार्ज कैप 8.65, मिड कैप 64.7, स्मॉल कैप 19.13, ठीक है, और अदर्स यानी कि 7.52 के आसपास अपने पास एक कैश होल्ड करके रखता है मार्केट करेक्शन के लिए, या फिर बोल सकते हैं कि कैश फ्लो के लिए। उसके बाद इसकी टॉप होल्डिंग की अगर हम बात करें, टॉप होल्डिंग की बात करें तो मैक्स फाइनेंशियल में 4%, एयू स्मॉल फाइनेंस में 4, फेडरल बैंक में 3.79, बालकृष्ण इंडस्ट्रीज में 3.25, ठीक है। टॉप सेक्टर्स की बात करें, फाइनेंशियल सेक्टर सबसे ज्यादा ये फोकस कर रहा है 23% के आसपास, उसके बाद हेल्थ केयर 14%, ऑटोमोबाइल और सर्विस 8-9% के आसपास ये इन्वेस्ट करता है, ठीक है। तो ये इसका हो गया सेक्टर्स के हिसाब से इन्वेस्टमेंट। दोस्तों एक म्यूचुअल फंड उतना ही अच्छा होता है जितना उसका फंड मैनेजर। तो आइए इसका देखते हैं फंड मैनेजर को। तो इस फंड को जो मैनेज कर रहे हैं वो कर रहे हैं चिराग सेतलवेद, जो कि 13 साल से इसको मैनेज कर रहे हैं। 2013 से इसको कंसिस्टेंटली मैनेज करते हुए आ रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा पॉजिटिव पॉइंट इसका है कि 13 साल से सिर्फ एक बंदा इसको मैनेज कर रहा है, क्योंकि जनरली क्या होता है कि अगर इसके फंड मैनेजर जल्दी जल्दी चेंज होते रहते हैं तो सबकी फंड मैनेजर की जो मेंटेलिटी है, जो सोचने का तरीका है, ठीक है, वो अलग अलग हो सकता है। तो 13 साल से सिर्फ यही इस फंड को मैनेज कर रहे हैं, तो इनकी जो स्ट्रेटेजी है वो फ्रिक्वेंटली चेंज नहीं होती है। अब सब चीजों की बात कर ली है तो इसके कुछ प्रोज और कॉन्स की भी हम लोग बात कर लेते हैं। प्रोज और कॉन्स की अगर हम बात करें तो कंसिस्टेंटली बीट कैटेगरी एवरेज, ये आपने ऑलरेडी देख लिया है। लो एक्सपेंस रेशो आपने देख लिया है। शार्प रेशो भी इसका जो है काफी ग्रेट है, गुड है, ठीक है। बीटा भी इसका काफी लो है, 1 से लो है तो काफी लो है, अच्छा माना जाता है। और फंड भी मैनेजर भी जो है वो 13 साल से प्लस इसको एक्सपीरियंस है जो इसको मैनेज कर रहे हैं। वहीं कॉन्स की अगर हम बात करें इसके, तो कॉन्स में कुछ ज्यादा नहीं है, जनरली जो सबका होता है वही इसके कॉन्स हैं। मिड कैप फंड्स में जो है वो वोलेटिलिटी काफी हाई होती है लार्ज कैप के मुकाबले। एग्जिट लोड भी इसमें 1% है, वो सबका ही होता है। लार्ज AUM है 97350, हो सकता है कि ये आगे चल के आउट परफॉर्म ना कर पाए। शॉर्ट इन्वेस्टर्स के लिए बिल्कुल भी ज्यादा जो है ये फंड सही नहीं है। ट्रेलिंग रिटर्न इसका 8% रहा है, जो कि कैटेगरी एवरेज से कम है, ठीक है। अगर जो भी कोई लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहता है तो वो इसको तो भूल ही सकता है। अब सवाल आता है कि क्या HDFC मिड कैप फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो मेरी एनालिसिस के हिसाब से इसके जो पॉजिटिव पॉइंट्स हैं वो नेगेटिव पॉइंट से काफी स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, क्योंकि इसका लॉन्ग ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। इसका जो फंड मैनेजर है वो एक्सीलेंट है। बात करें इसकी शार्प रेशो की, वो काफी अच्छा है। बीटा इसका काफी लो है, और ये जो है बाय एंड होल्ड स्ट्रेटेजी ये यूज कर रहा है। लेकिन ये फंड जो है सिर्फ उन इन्वेस्टर्स के लिए है जो एटलीस्ट 7+ ईयर्स के लिए व्यू रख रहे हैं, इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं। उससे कम समय के लिए अगर आप इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं तो ये फंड बिल्कुल भी आपके लिए नहीं है। और हाँ, ये जो फंड है ये सिर्फ मैं रिव्यू के लिए मैंने ये वीडियो बनाई है। इस फंड का मेरा कोई रिकमेंडेशन बिल्कुल नहीं रहने वाला है। जब भी आप इन्वेस्ट करें अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर करें। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, और कमेंट में जरूर बताएं कि आप कौन से मिड कैप फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं। और अगर आप चाहते हैं कि मैं और वीडियो भी आपके लिए बनाऊं तो आप कमेंट कर सकते हैं जिसका भी आपको रिव्यू कराना है। और सबसे इंपॉर्टेंट, अगर चैनल पर नए हो तो उसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।